Welcome back to Biology on Earth. We are discussing excretory products and their elimination. तो इसमें जो लास्ट टॉपिक्स बचे हैं इनको हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है मिक्चुरेशन। इसका मतलब है रिलीज ऑफ यूरिन आउट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज दी मिक्चुरेशन। तो जब भी यहाँ पे मिक्चुरेशन होती है तो मिक्चुरेशन में जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम रोल प्ले करता है। तो ये प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होती है? सबसे पहले जब जो यूरिनरी ब्लैडर है ये फिल्ड हो जाता है यूरिन के साथ, तो यहाँ से एक सिग्नल प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये सिग्नल क्या है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है इस पे इसके ऊपर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये एक रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है। ये रिस्पॉन्स क्या है कि जो यहाँ पे स्मूथ मसल्स हैं यूरिनरी ब्लैडर्स पे इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, प्लस यहाँ पे साइमल्टेनियसली मीन्स साथ साथ ही जो यहाँ पे यूरेथ्रल स्पिंचर है इनमें रिलैक्सेशन होती है और इसके कारण जो यूरिन है ये रिलीज होता है। सो यूरिन रिलीज जो है ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है। इसको यहाँ पे रेगुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये जो यूरिन की रिलीज का प्रोसेस है इसे ही हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। और यहाँ पे जो न्यूरोनल मैकेनिज्म जो कि कॉज करता है मिक्चुरेशन को इसे हम बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। उसके बाद अगर हम डेली अमाउंट की बात करें यूरिन आउटपुट की तो 1 to 1.5 लीटर्स जो है ये ऑन एन एवरेज डेली जो यूरिन आउटपुट है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम यूरिया की एक्सक्रीशन की बात करें तो पर डे जो है ये 25 से 30 ग्राम्स यूरिया है ये रिलीज होता है, हमारी किडनीज इसको रिलीज करती हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक किडनी से ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में काम करते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सक्रीशन के मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं, तो इन सभी ऑर्गन्स की हम बात करेंगे और ये किस चीज़ को एक्सक्रीट करते हैं इसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो लंग्स हैं, रेस्पिरेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो लंग्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं बॉडी से। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? जब हमारी बॉडी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करती है जो कि एक मेजर एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी में, तो इससे क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो लंग्स हैं ये बाहर निकालते हैं। अब अलोंग विद दिस कार्बन डाइऑक्साइड कुछ जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये भी एक्सक्रीट होते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स। उसके बाद अगर हम लिवर की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये इनको रिमूव करता है, जैसे फॉर एग्जांपल बिलीरुबिन देन बिलीवर्डिन। ये तो जो दोनों हैं ये पिगमेंट्स हैं, टॉक्सिक पिगमेंट्स हैं, इनको लिवर रिमूव करता है। देन सम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ड्रग्स जो है इनको भी ये रिमूव करता है। उसके बाद जो बात आती है ये स्किन की है, तो हमारी स्किन में दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक तो है स्वेट ग्लैंड्स जो कि स्वेट रिलीज करवाते हैं और दूसरे हैं सेबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल रिलीज करते हैं। अब हमारी जो स्किन है इसमें ऑयली कवरिंग होती है। ये ऑयली कवरिंग क्यों है? क्योंकि जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये ऑयल रिलीज करते हैं स्किन से। तो सबसे पहले अगर हम स्वेट ग्लैंड्स की बात करें तो ये कुछ अमाउंट में वाटर जो है इसको एलिमिनेट करते हैं। इस वाटर में कुछ NaCl भी होता है, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम सेबेशियस ग्लैंड्स की बात करें तो ये ऑयल्स को हमारी बॉडी से रिलीज करते हैं। ये ऑयल्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? दे कैन बी स्टीरोल, दे कैन बी हाइड्रोकार्बन वैक्सेस थ्रू द सीबम। जो सीबम मीन्स एक ऑयल कवरिंग निकलती है, इसमें ये सब कुछ प्रेजेंट हो सकता है। नाउ अब हम लास्ट में बात करेंगे अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें जो ये डिसऑर्डर्स हैं इसमें आता है यूरीमिया। यूरीमिया इज अकम्युलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ड्यू टू किडनी फेलियर। किसी अगर पेशेंट में किडनी फेलियर होता है तो किडनीज काम नहीं कर पाती, तो किडनी यूरिया को बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पाती, तो ये यूरिया कहाँ पे है? ये ब्लड में ही रहेगा, ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं होगी। तो इस केस में जिस पेशेंट में यूरीमिया है इसमें एक प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है जिसके साथ कि हम आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से, जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस, इसकी हेल्प से जो पेशेंट है इसके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं या फिर इसमें से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे यूरिया, इसको बाहर रिमूव करते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। तो ये जो प्रोसीजर है अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो सबसे पहले जो पेशेंट है इसमें जितना भी ब्लड है ये ड्रेन आउट किया जाता है फ्रॉम दी आर्टरीज। तो आर्टरीज से धीरे धीरे करके जो ब्लड है ये ड्रेन आउट किया जाता है और इसको डायलिसिंग यूनिट में डाला जाता है।
जो डायलिसिंग यूनिट है इसको ही हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये जो डायलिसिंग यूनिट है ये हमारी बॉडी जो ब्लड है इसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, जैसे कि यूरिया। तो यहाँ पे क्या है कि जो ब्लड है इसको ड्रेन किया जाता है फ्रॉम दी आर्टरीज पम्प्ड इनटू द डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग अ हेपारिन। हेपारिन एक एंटी कोएगुलेंट है, तो इसको डाला जाता है क्योंकि जो ब्लड हमारी बॉडी के बाहर होता है तो इसमें कोएगुलेशन ना हो, इसमें क्लॉटिंग ना हो, इसलिए हेपारिन डाला जाता है और देन इसको डायलिसिंग यूनिट में डाला जाता है। उसके बाद जो डायलिसिंग यूनिट है इसमें अब क्या प्रेजेंट है, इसमें कुछ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और ये जो ट्यूब्स हैं इनको सराउंड करता है डायलिसिंग फ्लूइड। ये जो डायलिसिंग फ्लूइड हमने इसमें डाला हुआ है पहले से ही डायलिसिस यूनिट में, इसमें इसका जो इसकी कंसंट्रेशन है मीन्स जो इसमें कंपोनेंट्स है ये बिल्कुल सेम होते हैं जैसे कि हमारे ब्लड के प्लाज्मा में, ठीक है, बट इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होता। तो ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब हम यहाँ पे ब्लड जो पेशेंट का है इसको इस चैम्बर में एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये ट्यूब में ब्लड है और ये ट्यूब जो है ये पोरस है, सैलो फेन ट्यूब। तो यहाँ पे जो है ये डायलिसिंग फ्लूइड है। अब ये डायलिसिंग फ्लूइड जो है ये हमारे ब्लड के प्लाज्मा जैसे ही इसकी कंपोजिशन है, लेकिन इसमें कोई भी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि ब्लड जो पेशेंट का ब्लड है इससे जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन इस डायलिसिंग फ्लूइड में मूव कर जाएगा। सो इससे क्या होता है कि ब्लड जब इससे आगे पास करता है तो जितना भी इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट है ये डायलिसिंग फ्लूइड में मूव होता जाएगा और हमारा जो ब्लड है ये प्यूरिफाई होता जाएगा। तो इस तरीके से ये प्यूरिफिकेशन होती है। सो यहाँ पे डायलिसिंग यूनिट कंटेन दिस कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय द डायलिसिंग फ्लूइड which is having the same chemical composition as plasma but except the nitrogenous waste। उसके बाद यहाँ पे जो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन है ये अलाउ करती है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब क्योंकि जो डायलिसिंग फ्लूइड है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे जो भी सेलोफेन ट्यूब में जो ब्लड है इसमें से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ये इस डायलिसिंग फ्लूइड में मूव कर जाएगा। तो हमारा ब्लड जो है ये क्लीन हो जाएगा या प्यूरिफाई हो जाएगा और ये जो क्लियर्ड ब्लड या क्लीन्ड ब्लड है, प्यूरिफाइड ब्लड है, इसको पंप बैक किया जाता है इनटू द वेन ऑफ पेशेंट आफ्टर एडिंग द एंटी हेपारिन डाल के दोबारा से जो पेशेंट है इसकी वेन में डाला जाता है। अब यहाँ पे जो भी एडिशन है जब हम स्टार्टिंग में ब्लड निकालते हैं मीन्स डायलिसिंग यूनिट में तो यहाँ पे हेपारिन का एडिशन, उसके बाद जो भी यहाँ पे कॉम्पोजिशन है और एंड में जो एंटी हेपारिन का एडिशन, ये सब कुछ जो ट्यूब्स में डाल के जो डायलिसिंग मशीन होती है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसको इस तरीके से सेट किया जाता है कि ये स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से प्रोसीड करती है। सो ये होता है डायलिसिस। जिन पेशेंट्स में किडनी फेलियर है मीन्स बिल्कुल भी वो काम नहीं कर रही उनमें यहाँ पे डायलिसिस किया जाता है। वीक में 2 दिन डायलिसिस भी होते हैं या फिर जो पेशेंट की हालत के अकॉर्डिंग उसकी किडनी कितनी डैमेज है उसके अकॉर्डिंग उसको डायलिसिस जो है ये रेकमेंड की जाती है कि कितने टाइम्स डायलिसिस लेना पड़ेगा। उसके बाद जो रीनल कैलकुलाई, यहाँ पे ये होता है रीनल मीन्स जो किडनी के साथ रिलेटेड है, जो किडनी स्टोन है इसको हम बोलते हैं रीनल कैलकुलाई। ये जो स्टोन है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है या फिर किसी भी तरीके के ऑक्जेलेट्स का बना होता है। देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या होता है, दिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। So this is all about the excretory products and their elimination. If you have any type of query regarding this chapter, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.